अभी हाल ही में जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, क्या इतने सारे लोगों ने एक साथ बुरे कर्म करे थे जो एक साथ उनकी डेथ हो गई? एकदम सीधे सीधे मैं कुछ कहूँ तो शायद किसी को तकलीफ हो सकता है, क्योंकि सबने अपने गंवाए हैं इसमें। क्या पहले से ही हमारे कर्मा डिसाइड कर देते हैं कि ये आपकी फादर होंगे या आपकी मदर होंगी या आपके ब्रदर होंगे? कैसे मतलब एक दूसरे से मतलब फैमिली का कनेक्शन और ये सब चीज़ें कनेक्ट होती है? क्या उनको जेंडर के लिए भी फ्रीडम होती है कि मुझे इस वाली फैमिली में लड़का बन के जाना है या फिर इस फैमिली में लड़की बन के जानी है? इस दुनिया में जो फ्रीडम है ना, वो इस बेसिस पे दी जाती है कि आपके पुण्य कर्म कितने हैं। कुछ लोगों का जो ऑरा होता है बहुत पावरफुल होता है। ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका ही व्यक्तित्व क्या उनके पास्ट लाइफ से कनेक्ट है? मोदी जी बहुत अच्छे लेवल के योगी रहे हैं, मतलब बहुत साधनाएं करी हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा साधु स्वभाव का इनका वो है। तो नेक्स्ट जो अपने 6 मंथ है दिसंबर तक, क्या सिचुएशन एग्जैक्टली रहने वाली है? 2020 से लेकर 2030 तक का बहुत ज़्यादा चेंज ओवर का टाइम है। अमेरिका जैसे हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। आपने जैसे बताया ये उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी अब नहीं रही है, क्या आगे भी इसकी सिचुएशन ठीक होने के कुछ चांस है या फिर और नीचे जाने के? अमेरिका की हालत तो खराब होती हुई दिख रही है। अमेरिका USA विल नो मोर बी USA, ये यू खत्म हो जाएगा इसमें से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक चरण के एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर किसी को कभी ना कभी जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, जैसे स्वर्ग नर्क, लाइफ आफ्टर डेथ, सोल जर्नी, कर्मा कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल। आज के हमारे गेस्ट है संजीव मलिक सर, जो कि एक लाइफ कोच, स्पिरिचुअल ट्रेनर है, जिन्होंने अपनी टेक्निक से लाखों लोगों की ज़िंदगी को मतलब एकदम बदल दिया है। सेल्फ रियलाइजेशन, सोल हीलिंग, और भी एक NLP एक्सपर्ट है एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मिस्टर संजीव मलिक सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है चरण के यूट्यूब चैनल पर। कैसे सर आप? जी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप भी इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज ऐसे रहस्यमय कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं सर के साथ। और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, अभी हाल ही में जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था उसको लेके मेरे 3 से 4 क्वेश्चन हैं। पहला, क्या इतने सारे लोगों ने एक साथ बुरे कर्म करे थे जो एक साथ उनकी डेथ हो गई? लकीली उसमें से 1% बचा। क्या वो कोई टेक्निकल ग्लिच था या फिर कोई डिवाइन मतलब सिग्नल था? थर्ड, अभी एक और न्यूज़ आ रही है कि जो ये प्लेन क्रैश हुआ था उसमें पायलट की गलती है, जबकि दिक्कत उसके सॉफ्टवेयर किसी मतलब इंजन वगैरह में थी। तो कुछ सोल ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी अपने साथ मतलब एक दाग धब्बा, एक मतलब बैड साइन लेके चली जाती हैं। तो क्या वो स्पिरिट, वो सोल परेशान नहीं होती कि हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है? क्या वो ट्राई नहीं करती इन सब चीज़ों को सॉल्व करने का किसी और की मदद से? तो ये सारा जो कनेक्शन है क्या है? देखो, ये सबसे पहले तो ये इतनी दुखद न्यूज़ थी कि इसके साथ मन जो है ना बड़ा परेशान सभी का हुआ है। और हम भी अपने हृदय से उन लोगों की आत्माओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना जीवन गंवाया इसके लिए। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि वास्तव में क्या ये कोई कर्मा का कंसेप्ट है या एक सिर्फ एक्सीडेंट है, काल मृत्यु है या अकाल मृत्यु है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। देखो, इसको एकदम सीधे सीधे मैं कुछ कहूँ तो शायद किसी को तकलीफ हो सकता है, क्योंकि सबने अपने गंवाए हैं इसमें ना, किसी का कोई ना कोई इन्वॉल्व था। मैं इसको एक कंसेप्ट की तरह से देखता हूँ कि जैसे अगर कभी कभी बहुत से लोग मिलके कोई एक सिंगल कर्मा करते हैं और कभी कभी उनके इंडिविजुअल गलत कर्मा होते हैं जो एक साथ सामने आते हैं, तो एक टाइमिंग होती है कभी कभी। जैसे मैं आपको किसी और के कर्मा की स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी जिससे आपको पता लगे कि जैसे एक बार किसी समय में बहुत सारे गांव के लोगों ने मिलकर किसी एक स्त्री पर कुछ इल्ज़ाम लगाए कि ये विच क्राफ्ट करती है, मतलब ये हमारे यहाँ के लिए शाप जैसी है, ये इसके होने से हमारा जो गांव है, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। और ऐसा करके उसको एक विच की तरह से प्रूव करते हुए उन्होंने उस स्त्री को मार डाला, जबकि उसका कोई भी कसूर नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। गांव के लगभग 400-500 जितने भी लोग थे, वो सारे लोगों ने मिल के एक के प्रति इतना बुरा व्यवहार किया, जबकि उसका कोई भी कसूर नहीं था।
बिल्कुल। अब ये आत्मा जब अपना हिसाब किताब करेगी किसी ना किसी रूप में, चाहे कुछ भी इसके ऊपर ब्लेम लगे, चाहे कुछ भी इसके ऊपर एक्शन हो या कुछ भी हो, ये अपना बदला पूरा करेगी किसी ना किसी फॉर्म में। एक मैंने आपको सैंपल बताया, एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है। देखो मैं सीधे सीधे नहीं कह सकता, क्योंकि इस कर्म के बारे में जानने में हमें यूनिवर्स से परमिशन लेनी पड़ती है और इतने सारे लोगों की इमोशन इन्वॉल्व है। अगर मैं कुछ बोल दूँ तो अनेक लोगों की भावनाएं भड़क उठेंगी कि आप क्या कह रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कहना इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी चीज़ को प्रेडिक्ट करना। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, इस टाइप का कर्मा इन्वॉल्व होता है कि अनेक लोगों ने मिलकर कोई इस टाइप का कर्मा किया होता है पिछला, जो एक साथ सामने आता है और ऐसा फील होता है कि वो एकदम फल देने पर आया है। तो उसका रिजल्ट ऐसा होता है कि सब लोगों को एक साथ जान गंवानी पड़ जाती है। पीछे एक हादसा महाराष्ट्र में भी हुआ था, उसमें भी ऐसे ही मतलब जो एक डबल डेकर बस जा रही थी और उसका जो चालक था, जो उसका ड्राइवर था, उसको नींद आ गई और वो इतनी बुरी तरह से उसने भिड़ाया कि उसकी पूरी चलती हुई बस में जो है ना आग लग गई और लगभग 25 लोग उस समय हताहत हुए थे। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि वो भी ऐसा ही, उस समय मैंने ये केस फाइंड आउट किया था एग्जैक्ट, क्योंकि उसकी ड्राइवर की फ़ोटो सब मेरे सामने थी। फिर हमने परमिशन लेके उस समय किया था। किसी ने मुझसे पूछा था ये केस कि इसके पीछे क्या रहस्य है। तो ये जो मैंने आपको विचक्राफ्ट वाला बताया ना, ये वो लेडी चेंज होकर इस जीवन में वो बन के आई थी ड्राइवर। तो ये वो किस्सा था। लेकिन ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी घटित हुआ है। एग्जैक्ट सेम नहीं कहा जा सकता, थोड़ी सी और डिटेल मुझे लगेगी इसमें जाने के लिए। पर ये सच है। लास्ट में जो कह रहे हो कि आप ब्लेम लग जाता है, देखो ऐसा ये सब कहने वाला ये सही पूछा जाए तो ब्लेम करने के 1000 बहाने हो सकते हैं। एक्चुअली ये नहीं है, ये थ्योरी ये नहीं है। अपनी फॉल्ट को, अपनी बोइंग वाले जो है ना, अपनी फॉल्ट को छुपाने के लिए किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगे। वेस्टर्न मीडिया सिर्फ हमारे इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है बुरी तरह से, और ये सिर्फ ब्लेम करने का एक तरीका है। वरना गलती तो इसका पहले क्या इसके हादसे नहीं हुए हैं बोइंग वालों के, बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारे हादसे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा कि ब्रिटिश एयरलाइन उसकी तरफ से भी एक न्यूज़, उन्होंने कहा कि ये जो उसका फ्यूल स्विच था उसको रिप्लेस करना चाहिए था। डेफिनेटली करना, उसमें कुछ फॉल्ट है। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी आपको। इसमें ये भी था कि अगर उस सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी थी तो आपने पायलट को पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? नहीं बताया, उसको नहीं पता था। हाँ, नहीं पता था। और ये हमेशा से चला आ रहा है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, अब वो तो बेचारा है ही नहीं अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए, राइट। तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी ब्लेम किया जा सकता है उसके लिए। बिल्कुल। पर ये सोल बहुत दुखी होती है, जैसा आपने सोल के बारे में कहा, उस सोल को बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि बिना बात पर उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। और ये जो भी लगा रहे हैं इनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। कर्म का दंड सबके लिए प्रभावी है, चाहे वो बोइंग हो एज ए कंपनी, चाहे वो एज ए कंट्री में बात करूँ यूके की या यूएस की, या पूरी कम्युनिटी हो। जो कम्युनिटी भी अपने दूसरे व्यक्ति के अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए या बड़ा दिखाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाएगी, ब्लेम लगाएगी, एक तो उन्हें भी ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलनी पड़ेगी। आगे मैं आपके उसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा। यूएस को भी पूरे यूएस को भी ऊपर भी कर्मा का दंड भुगतना पड़ेगा। चाइना तो भुगत ही रहा है, अभी भुगतेगा और भी भुगतेगा, समय देखिए कैसा होगा। तो ये होते हैं कंबाइंड कर्मा, जो पूरे कंट्री के द्वारा, एक बड़ी कम्युनिटी के द्वारा, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके किए जाते हैं। जैसे महाभारत के समय में देखो, इतने सारे लोगों ने मिलकर, क्या एक द्रौपदी की शान को बचाया नहीं जा सकता था? जब उसका चीरहरण हो रहा था, कितना गलत था वो, इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, क्या वो सब दोषी नहीं थे? कोई कितने भी लॉजिक दे ले कि मैं इस धर्म से बंधा हूँ, कि मैं उस कर्म से बंधा हूँ, कि वटेवर, धर्म कर्म एक पास है, लेकिन एक स्त्री की मर्यादा पर जब भी कोई इस प्रकार का गलत होगा तो प्रकृति छोड़ती नहीं है किसी को भी। उस समय देखो कितने, लगभग 18 करोड़ लोग मारे गए। 18 क्षौणी सेना थी लगभग, एग्जैक्ट माप क्या होता है, इतने लोग मारे गए ना, इतने सारे लोग मारे गए। क्या शाप था एग्जैक्टली, अगर देखा जाता है, क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता था? एक स्त्री का प्रति किया हुआ अपमान जो है वो पूरी प्रकृति को, सबको भुगतना पड़ा। हम लोगों ने भी तो कितने जुल्म किए, हम लोग भी कितनी बार साइलेंट होकर बैठ जाते हैं। सो व्हाट, इट्स नॉट कनेक्टेड टू मी। नॉर्मली लोग ये कह के अपने आप को पीछा छुड़ा लेते हैं, मेरे से कंसर्न नहीं है। जब तक मेरे घर में आग नहीं लगेगी मुझे नहीं पता चलता कि एक्चुअली हुआ क्या है, कोई मतलब नहीं। हाँ, किसी के साथ कुछ हुआ। अभी देखो किसी भी जगह पर, यहाँ पर सोचिए कि किसी जगह पर ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सीरिया में ये हो रहा है, यहाँ पर या इजराइल जो है यहाँ पर फिलिस्तीन के साथ कुछ हो रहा है, हमें क्या, सो व्हाट? वहाँ पे 600 लोग मारे गए, आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। मतलब सामान्य इंसान की बात कर रहा हूँ, और लोगों को लगता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्या हो गया, वो तो मरने ही थे।
जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हो ना, एक समय आपका भी आता है, प्रकृति आपको भी देखती है। जब आप इतने इनसेंसिटिव हो जाते हो, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक न्यूज़ मात्र है और कुछ भी नहीं है, बस 600 मतलब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, 600 लोग मरे, मैं तो सोचा 2-3 हज़ार लोग मर गए होंगे। मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए देखा है। अगर इतने आप इनसेंसिटिव हो जाएगा तो नेचर के पास अपने तरीके हैं आपको दंड देने के, समझाने के। सेंसिटिव तो होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके दिल में आग तो लगनी चाहिए। ये आग जो मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे घर में लगी ना, हमें दर्द हो रहा है। गुजरात के लोग हैं, अहमदाबाद के लोग हैं, उनको फील हुआ, हम सब भारतीयों को फील हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ हुआ। यूएस में भी सिमिलर टाइप का हादसा हुआ है, अभी वहाँ पर भी अन्य अन्य तरह के लोग मरे हैं। कितना लोग उस बात को वो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? नहीं, हमारा कंसर्न उन्हीं लोगों से रहता है जिनसे हम कनेक्टेड है, राइट। सर इसमें एक क्वेश्चन और था, जैसे जो एक पर्सन बचा उसको लेके ऑडियंस के भी बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स वगैरह मैंने देखे, ट्विटर वगैरह पे लोग ट्वीट करते हैं, क्या उस एक पर्सन की जर्नी क्या रही होगी? ये एंजेलिक इंटरवेंशन है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। मुझे जो पता लगा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं एक डीप कनेक्टिविटी, इस बंदे का कोई डेफिनेट कोई बड़ा पुण्य था जिसके कारण इसकी इस आत्मा को बचाया गया। डेफिनेटली कोई बड़ा पुण्य था। देखो 11A सीट नंबर, पहली बात 11 नंबर मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है ना, वो भी एक बड़ी बात है। इससे पहले भी किसी प्लेन क्रैश में 94 में कुछ प्लेन क्रैश हुआ, तो उसमें भी 11A सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति बचा था। ये भी बड़े कमाल की बात है। तो ये भी कहीं ना कहीं संयोग भी कहा जाए और कहीं ना कहीं से एंजेलिक इंटरवेंशन भी कहा जाए कि बचाया जा सकता है। और एक बड़ी मज़ेदार बात ये भी है कि मज़ेदार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। मैंने पता लगाया कि मुझे जो एंजल्स ने बताया कि मेरा सवाल था कि कितने लोग एक्चुअली मतलब क्या सारे ही सोल्स अटकी हुई हैं या उन सब की आत्मा जो है मुक्त होकर आगे चली गई है। तो मुझे आंसर मिला कि 3 आत्माओं को उसी वक्त यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया, मुक्ति दे देगी। वो अपने इष्ट को याद कर रहे थे, अपने भगवान को याद कर रहे थे, यानी प्लेन में बैठे तो उनका ध्यान जो है अपने इष्ट में था। ये बड़े कमाल की बात है। बात सर सोचने की है। देखो बैठे तो सारे ही हैं, जीवन सभी का, अब शुरुआत सब अपने लोग अपनी अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी मर्जी। लेकिन कोई बैठ के अपने प्रभु को याद कर रहा है, परमात्मा को याद कर रहा है, उसके जीवन की जो दिशा होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब मरे तो सही, वो भी गए और ये भी गए, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? अंत में जो रिजल्ट निकला, सोल की आगे की जर्नी क्या रही? वो सोल आगे अपनी यात्रा पर चलेगी, उनकी आगे मुक्ति होगी। लेकिन जो बाकी हैं अभी तक सभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं, जाप चल रहे हैं, धीरे धीरे वो रिलीज़ होंगे, उनकी यात्रा आगे तब कंप्लीट होगी। आप लोगों का इस टॉपिक पर क्या कहना है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में इतनी सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो अभी तक हमने नहीं मतलब डिस्कस किया है तो वो कमेंट में बताइए, या फिर आपकी क्या राय है वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि ये जो हादसा है वो सबके दिल को बहुत टच करके गया है। क्योंकि इसमें इतने सारे लोग मतलब अननेचुरली इस तरीके से चले गए, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना हस्बैंड खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, कोई पिता अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था, कोई कपल मतलब नया शादी करके अपने घर आ रहा था, घर वाले उसके लिए मतलब वेट कर रहे थे। तो इस टॉपिक पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी जैसे राधिका यादव का केस आया है, उनके पिता ने बड़ा किया, कॉलेज स्कूल सारी चीज़ें करवाई, वो टेनिस प्लेयर थी, फिर उन्होंने ही अपनी बेटी को मार दिया। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या पहले से ही हमारे कर्मा डिसाइड कर देते हैं कि ये आपकी फादर होंगे या आपकी मदर होंगी या आपके ब्रदर होंगे और इनको हाथों से आपकी मृत्यु होनी है? ये सब कैसे मतलब एक दूसरे से मतलब फैमिली का कनेक्शन और ये सब चीज़ें कनेक्ट होती है? तो जो सबसे पहले कर्म का इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आपके जीवन में आपके माता पिता भाई बहन बंधु जितने भी लोग आते हैं, ये सब हमारे कर्मों के कारण बंधे होते हैं। जिन लोगों के साथ हमने पहले कोई जीवन बिताया होता है या कुछ प्रोमिसेस किए होते हैं कि मैं आपके साथ दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ। अब हर एक व्यक्ति के साथ 3 तरह का रिश्ता हो सकता है, या तो लेने का रिश्ता कि मैंने किसी को कुछ दिया है और व्यक्ति मुझे लौटाने आ रहा है, या देने का रिश्ता मैंने किसी को कुछ दिया है वो मुझसे लेने आ रहा है, उल्टा हो सकता है। या तीसरा न्यूट्रल की बस ऐसे नहीं, लेकिन मैंने मन में भाव रखा था कि व्यक्ति मुझे केवल ज्ञान देने आ रहा है या समझाने आ रहा है या मोटिवेट करने के लिए आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ये अलग अलग टाइप के क्रीड़ानुबंध होते हैं। लेन देन का जो रिश्ता है वो इस टाइप का होता है, या लेने का या देने का, या न्यूट्रल, या फिर एक टीचर और स्टूडेंट जैसा रिश्ता होता है। अब ये भी कोई रिश्ता एग्जैक्ट तो मैंने कर्मों का इसका नहीं चेक किया, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर आप जाएंगे तो डिटेल में जाकर चेक करना पड़ता है, उनकी फ़ोटोज़ को रख के या उनसे परमिशन लेके, तब हम कुछ कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। इसमें डेफिनेटली कर्मों का बहुत बड़ा रोल है।
कौन लोग आपके जीवन में आते हैं जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन होता है। पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, ये सब आपके साथ कार्मिकली कनेक्टेड होते हैं, तभी आपका ये जीवन जो है ऐसा बनता है। ज़्यादातर एक सोल के पास चॉइस रहती है। जिन लोगों के साथ भी किसी टाइप का लेन देन किया होता है उन लोगों के साथ एक चॉइस रहती है कि मुझे इन्हीं के साथ जीवन बिताना है। परमात्मा आपकी फ्री विल को एक्सेप्ट करता है, आपकी जो मुक्त इच्छा है उसको स्वीकार किया जाता है। मेरी इच्छा है कि मैं इन लोगों के साथ जन्म लूँ, परमात्मा पूरी कोशिश करता है कि आपकी इच्छा का सम्मान रखा जाए। तो इस प्रकार से सम्मान, अब प्रेम भी था, पिता ने केयर भी करी, एट द सेम टाइम अब क्या घटना घटी है एग्जैक्ट को वो तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो पता लगेगा। लेकिन मेन बात आप कर्मा के बारे में पूछ रहे हो, तो कर्म का सिद्धांत तो इसी प्रकार का अनेक चीज़ों से प्रभावित होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत प्यार भी कर सकते हो, लेकिन उसी व्यक्ति के साथ नफरत भी कर सकते हो। ऐसे अनेक चीज़ें होती हैं। मेरे पास एक किस्सा आया था, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक पीएलआर के लिए एक लेडी ने आकर हमसे अप्रोच किया। उसने कहा कि मेरी ना एक 2 साल की बेटी है अभी, और जब से बेटी पैदा हुई मेरा दिल करता है मैं इसका गला घोंट दूँ। वो कह रही है मेरे को ऐसा दिल करता है, मेरे मन में बार बार आता है कि इसका मैं गला घोंट दूँ। मैं ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे पूछ रहे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई बात तो बड़ी स्ट्रेंज है, हमारे लिए भी बड़ी स्ट्रेंज है। पास्ट जब हमने जाके देखा तो पता चला कि ये जो बेटी पैदा हुई है इनके घर में, पिछले जीवन में ये दोनों बहनें थी। जो माँ है और जो बेटी है वो दोनों बहनें थी, बड़ी बहन और छोटी बहन। बड़ी बहन यानी जो आज माँ है वो बड़ी बहन थी, और जो छोटी बहन है वो उस समय, तो उसकी जब शादी हुई, बड़ी बहन की शादी कहीं पर तय हुई, वो शादी हुई, कुछ सालों तक सब बढ़िया चलता रहा, और उसके पति इनके घर में इनको लेने लेवाने आते, कभी लेना आना जाना लगा रहता था। तो एक बार जब आए वहाँ पर, तब इसकी छोटी बहन तब तक मतलब यंग हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। पहले बहुत छोटी थी, धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। तो उसका जो पति घर पे आए तो इसकी छोटी बहन और उसके पति के बीच में कुछ रिश्ता, कुछ कनेक्शन मानसिक रूप से ऐसे हुआ, और एक समय ऐसा आया कि वो चीज़ ऐसे बढ़ी कि वो उसके साथ ही दोनों भाग गई। मतलब ये जो इसकी बहन है इसके पति को लेकर भाग गई। ओके। अब इस लेडी के दिल पे क्या बीती होगी कि मेरी ही छोटी बहन मेरी ही पति को लेके मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा सारा बनी बनाई गृहस्थी सुंदर चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और ये मेरे ही घर में ऐसी दुश्मन पैदा हुई कि इसने मेरे ही पति को लेके चली गई। तो कितना बुरा लगा होगा। सारी जिंदगी इसने रोते रोते बिताई, और उसने जैसे भी अपना जीवन बिताया होगा। अब प्रकृति का न्याय देखो, उसी स्त्री को इसके घर में बेटी बनाकर पैदा कर दिया। अब कहते एक तरफ वो मेरी बेटी है, ये एक माँ की तरह प्यार भी आता है, और एक तरफ उसी के प्रति नफरत भी आती है। दोनों बातें एक साथ हो रही हैं, बिल्कुल, है ना। ये मेरे साथ मतलब हुई घटना है। तो प्यार भी और नफरत भी। बेटी है तो प्यार है माँ की जगह पर, वो भी लाड है, लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में यही था कि जब वो एज ए एल्डर सिस्टर थी तब भी उसने छोटी बहन को बड़ा प्यार दिया, लाड दिया एज ए सिस्टर। लेकिन जब समय आया कि उसके घर में उसी ने आग लगा दी तो कितना बुरा लगा होगा। ठीक सिमिलर घटना, अब पता नहीं यहाँ पर क्या घटना होगी, मैं कह तो नहीं सकता यहाँ पर क्या हुआ होगा। फिर मैंने उनको कहा कि देखो आप माफ़ी मांगना शुरू करो। सबसे पहले तो हृदयपूर्वक माफ़ी मांगो और कहो कि मैंने तुम्हें पिछले जन्म की जो तुम्हारी गलती थी उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ऐसा बार बार मैसेज दो, तुम्हारे दिल से इस लड़की के प्रति नफरत खत्म हो। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो तुम इसी को लेके दूध पिलाओगे, इसी को लेके ये बड़ी होगी, और इसी को लेके जब ये जैसे बड़ी होगी तो तुम्हारे मन में नफरत और बढ़ती चली जाएगी। डोंट डू दैट। अगर तुमने फिर कोई नया कर्मा क्रिएट कर दिया तो फिर तुम्हें इसका रिजल्ट भुगतने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो अब तो तुम्हें मैच्योर हो जाना चाहिए, समझदार हो जाए, क्योंकि आप हमारे पास आए हो, हमसे गाइडेंस ले रहे हो, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बन जाता है आपके प्रति कि हम आपको अवेकन करें। फाइनली उस लेडी ने हमारी बात को समझा और वो कॉन्स्टेंटली माफ़ी प्रार्थना कर रही है, और अब उसने कहा कि जीवन में बदलाव है, अब मेरी नफ़रत जो है बहुत रिड्यूस हुई। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताया, देखो इसका कर्मा तो नहीं मैं बता सकता एग्जैक्ट क्या हुआ राधिका जी के साथ और एग्जैक्ट, लेकिन सिमिलर टाइप की चीज़ कुछ आई डोंट नो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो अभी आपने बात करी कि एक आत्मा को फ्री विल जो गॉड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको अधिकार होता है अगर वो चाहते हैं कि किसी के घर में हमें रहना है। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या उनको जेंडर के लिए भी मतलब फ्रीडम होती है कि मुझे इस वाली फैमिली में लड़का बन के जाना है या फिर इस फैमिली में लड़की बन के जानी है? क्योंकि ये सिचुएशन सोसाइटी में बहुत है, किसी के पास लड़कियाँ बहुत है तो वो लड़के के लिए परेशान है, किसी के पास कोई औलाद ही नहीं है तो वो बच्चों के लिए परेशान है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से मतलब कनेक्टेड है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो क्या हमें फ्रीडम होती है इन सब चीज़ों की? देखो
इस दुनिया में जो फ्रीडम है ना, वो इस बेसिस पे दी जाती है कि आपके पुण्य कर्म कितने हैं, ठीक है। जिसके पुण्य कम हैं या जो ज़्यादा पापी आत्मा है ना, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको तो फोर्स करके धकेल दिया जाता है कि तुम्हें यही जन्म लेना है, देयर इज़ नो चॉइस, ठीक है। यहाँ की जो करेंसी है ना, ये पुण्य है, ये श्रद्धा है, ये भक्ति है। जितने आपने परमात्मा का नाम जाप किया है, जितनी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक आपने अपना जीवन बिताया है, ये आपकी करेंसी है। जैसे मृत्यु के बाद बाकी सारी करेंसी तो यहीं रह जाएगी, जो भी कमाया, एकमात्र जो चीज़ साथ जाएगी वो परमात्मा का नाम जाप है। शुभ कर्म जो किए हैं, पुण्य किए हैं, दूसरों का भला किया है, कल्याण किया है, दान किए हैं, वही एकमात्र आपकी संपत्ति है। उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है। जिसके पुण्य जितने ज़्यादा, उसके पास उतनी चॉइसेस ज़्यादा, जिसके पुण्य जितने कम, उसके पास कोई, एक पापी आत्मा के लिए कोई चॉइस नहीं दी जाती। जो यहाँ जीवन भर उल्टे सीधे कर्म करके गया, उसको तो पहले तो नरक भुगतने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगी आपको। मुझे ये समझ नहीं आता, जैसे कोई भी इंसान नहीं चाहता, अब जैसे मैं हूँ, अब मैं छोटी थी तो मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, बट जैसे किसी का भी एग्जाम्पल लो, कोई इंसान नहीं चाहता बुरे कर्म करना, बट उससे हो जाती है। ये सब कैसे हो जाता है? कोई नहीं चाहता कि मुझे फिर से जन्म लेना चाहिए, मुझे फिर से सही सिचुएशन, ये सारा मतलब खेल रिसाइकिल जो है बर्थ का, वो करना पड़े। क्यों होते हैं बुरे कर्म, वो क्यों करवाता है भगवान हमसे? ये बात जो है ना, एक बार दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछी थी। श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि तुम जानते तो सब कुछ हो, फिर भी बुरे कर्म करते हो। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम बार बार इन पांडवों को टॉर्चर करने के हजार तरीके निकालते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, सत्य क्या है झूठ क्या है मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी मतलब क्या, मेरे जो सूक्ष्म कर्म मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे जो अब तक मेरे को संस्कार दिए गए हैं, वो मुझसे कर्म करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या होता है, अब दुर्योधन की मैं स्टोरी में नहीं जा रहा, हम एक सामान्य इंसान की बात करते हैं, आपकी मेरी बात करते हैं। बिल्कुल। हमसे बुरे कर्म कैसे होते हैं? बचपन में जैसा आपको माहौल मिला, ठीक है। अब एक व्यक्ति मान लो चोरों के घर में पैदा हुआ, उसके आसपास में उसको लगता है चोरी बड़ी नॉर्मल सी बात है, थोड़ी बहुत ठगी कर लेना, थोड़ा किसी का पैसा मार लेना बड़ी कॉमन सी बात है, ऐसा उसको लगता होगा। जो जिस माहौल में पैदा हुआ, अच्छा वो इस माहौल में पैदा क्यों हुआ, सवाल पैदा होता है, इस माहौल में क्यों पैदा हुआ? जाहिर सी बात है, इसने कोई ना कोई कर्म ऐसा किया होगा। इस कर्म में, इस जीवन में आते ही कुछ ना कुछ इसको वैसा माहौल प्राप्त हुआ कि वो आते ही उसी माहौल में ढल गया और धीरे धीरे उसके लिए कर्म सामान्य सी बात लगने लगे। इसके पीछे अगर जाया जाए तो लास्ट में क्या चीज़ आती है? फिर कर्म आते हैं। मैंने कुछ तो किया होगा जो मुझे इसी परिवार के साथ जन्म मिला, है ना। बात सोचने की है यहाँ पर। अब जैसे मैं किसी व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति आज मेरे पास आके वो बोलता है कि मेरे को मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है। कहता है मेरे पेट में कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, बार बार शरीर के पेट के अलग अलग हिस्सों में, और बहुत पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा, सारे इलाज करवाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा। मैंने इसका पास्ट लाइफ जब देखा तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है, ये पिछले जीवन में मिलावटखोर था, साहूकार था, अच्छा खासा बिजनेस चलता था, लेकिन सब्र नहीं था कि जितना कमा रहा हूँ उसे और कमाऊँ, भर भर के उसमें ये मिलावट डाल दी, इसमें ये मिला दिया, उसमें वो मिला दिया, ये जानते हुए कि ये सामने वाले को कितनी तकलीफ देगा। लालच, बुरे कर्म करता था लालच के वशीभूत होकर। तो छठ विकार जो हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तृष्णा, ईर्ष्या, ये सब हमसे बुरे कर्म करवाती है। तो जिसके अंदर जितनी मात्रा में जो चीज़ ज़्यादा है, अब लालच के वशीभूत होकर बुरे कर्म कर रहा है। ना करता, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वशीभूत होकर बुरे कर्म कर रहा है। ऐसे ही कामनाएं बुरे कर्म कराती हैं। काम की इच्छा, क्षमा चाहूँगा ये वर्ड बोलते हुए, लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर बुरे कर्म करवाती है। उल्टे सीधे कर्म करते हुए लोग चूकते नहीं हैं। आज भी किसी को ये शर्म नहीं आती, ये समझ में नहीं आती कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री की तरफ सर उठा के देखना तक भी गुनाह है, अगर कोई ऐसे देखे तो। पर कोई लोगों को कहाँ शर्म है? सर यहाँ पे मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब करूँगी। अभी एक उड़ीसा में शिक्षक, कितना अच्छा पद है शिक्षक का हमारी लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में। मतलब उसे सरस्वती माँ, गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु, उनके समान मतलब पूजा जाता है। उड़ीसा में एक टीचर ने ही एक स्टूडेंट का रेप किया और उसने इतनी सारी आवाज़ें वगैरह उठाई, बट किसी ने नहीं सुना उसके बारे में। तो मतलब ये जो अभी आपने कॉन्सेप्ट उठाया है उससे रिलेटेड बोला है कि अब इतना सोसाइटी में मतलब माहौल ख़राब हो गया। अभी आपने सुना होगा कोलकाता का जो रेप केस हुआ था, उसमें लॉ जैसी कॉलेज में जो न्याय की पढ़ाता है उसी में सब चीज़ें हो रही हैं। कितना इंसान लालची और अपनी मतलब इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ नहीं देख रहा है आजकल।
अब यही समस्या है ना, देखो इसी को ना ज्ञान सिखाया जा रहा है, ना हम अपने शास्त्रों से जुड़े हैं, ना कोई ज्ञान देने वाला बचा है, ना कोई सीखना चाह रहा है, तो वो जो बुरी टेंडेंसीज हैं वो तो और प्रबल होंगी। पहले कभी कोई एक रावण था, आज घर घर के अंदर रावण बैठा हुआ है। तो यही तो है ना, यही तो बुरे कर्म करा है। तो टेंडेंसी बुरे कर्म करवाती है। कभी कभी पिछले जन्मों के संस्कार भी हमें बुरे कर्मों की तरफ धकेलते हैं। एक व्यक्ति पिछले जीवन में दारू पिया करता था, इस जीवन में उसकी नेचुरल टेंडेंसी रहेगी दारू की तरफ, नेचुरली। वो लाइक अट्रैक्ट लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप जो चीज को यम यम वाति स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेदी कौनते सदा तद भाव भावित है। भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं कि तुम जिस जिस चीज की इच्छा पैदा करते हुए शरीर छोड़ोगे, अंत में उसी तद भाव भावित है, उसी भाव को तुम भावित हो जाओगे, तुम्हें वही चीज प्राप्त होगी। अब किसी ने इच्छा करी कि मैं जीवन में खूब धन धान्य हो, अब धन तो हो लेकिन धन के साथ साथ पाप भी आएंगे, कुछ चीजें पाप भी होंगे। अब काश इसने ये मांगा होता कि ज्ञान हो, मुझे ज्ञान मांगा होता। माँ सरस्वती जी के साथ माँ लक्ष्मी अपने आप चली आती हैं। लोगों ने ज्ञान नहीं मांगा। अगर किसी के पास भी चॉइस दी जाए धन और ज्ञान में से, लोग हमेशा धन मांग करेंगे, और धन मांग करेंगे, ज्ञान की कमी जहां पर हो जाएगी वहां पर अपने आप पाप होगा। बात समझ की है ना? तो धीरे धीरे अल्टीमेटली जो अवेकनिंग है ना, अवेकनिंग का मतलब क्या है? आप अपने बुरे कर्मों के प्रति जाग सकें, आप अपने बुरे कर्मों के प्रति, आप अपने कर्मों के प्रति अवेयरनेस। हमने जो सेल्फ अवेकनिंग मिशन चलाया है, हम वास्तव में हमारा मिशन सिर्फ इतना ही है, लोगों को कर्मों के प्रति जगाया जा सके। लोग सोए पड़े हैं बुरी तरह से, जब अपनी ग्रोथ के प्रति सोए पड़े हैं, तो अंत में रिजल्ट तो यही होगा। तो बुरे कर्म करवाता कौन है? आपके पुराने जन्मों के संस्कार करवाते हैं, आपकी गलत टेंडेंसी करवाती हैं, आपकी परवरिश जो आपके अंदर पड़ी है, और जो ये 5 षट विकार हैं, ये षट विकार आपसे बुरे कर्म करवाते हैं। आपका क्या राय है इस कोलकाता जो रेप केस हुआ था उससे रिलेटेड, प्लस जो उड़ीसा में हुआ है अभी, और मतलब इतनी सारी मतलब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये कब ख़त्म होगा? आप क्या कहना चाहते हैं हमारे जो लॉ सिस्टम है, हमारा जो कानून और हमारी समाज से? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी जैसे आपने सुना होगा, हाल ही में सैफ अली जरीवाल, उनका भी मतलब इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। क्या आपने उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट किया था? देखो, पास्ट लाइफ तो मैंने नहीं किया, बट उनकी प्रेजेंट लाइफ में ही देखो तो आप देखो सारा एक शो ऑफ का मामला है। अगर आप वैसे देखो, आप उन्हीं के डॉक्टर ने बताया ना, अल्टीमेटली वो इतनी सारी ड्रग्स जो है वो ले रही थी अपने आप को जवान रखने के लिए। अब सोच के देखिए, ये एक कितनी अगर हम एक स्त्री की मर्यादा के हिसाब से देखें, आप अपने गुणों से सुंदर दिखो ना, सारे जीवन सुंदर ही सुंदर हो, कोई मना थोड़ी है। पर अपने आप को जवान और सुंदर दिखाने के लिए इतना ज़्यादा लीपापोती और इतना ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई ली जा रही है अपने आप को उसके लिए, तो कहाँ तक चीज़ें जाने वाली हैं? आप सोच के देखिए, ये हुआ एग्जैक्टली। तो उसके लिए मैं इससे ज़्यादा कुछ ये कमेंट करना चाहूँगा कि अपना ध्यान जो है, सभी मेरी माताएं बहनें बेटियां जो इस बात को सुन रही हैं, थोड़ा अपने ऊपर इस बात को, अपने आप को एक केवल ब्यूटी मशीन बनाकर मत बिठा दीजिए कि भाई हमने तो अपने आप को हमेशा सजा के रखना है और केवल सुंदरता ही जीवन का एकमात्र सेलिंग पॉइंट है। ऐसा नहीं है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास भक्ति है, आपके पास ध्यान है, आप पूरे परिवार की नींव हो, फाउंडेशन हो, आपके कारण पूरा परिवार खड़ा हुआ है। अगर आप अपना ध्यान केवल इतनी तुच्छ चीज़ों पर केंद्रित रहोगे तो यही हालत होगी। भगवान ना करे, बुरा लगता है किसी के बारे में ऐसा सुनना जानना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हुआ क्या है, वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ है। और इसके ज़्यादा हम सबको समझ देने के लिए, ज्ञान देने के लिए हम इस बात से शिक्षा ले सकते हैं कि ऐसी गलती हम ना करें और फालतू की चीज़ों में ना दौड़कर अपने जीवन को संवारने पर जोर दें। शरीर तो ढलेगा, एक दिन ढलना ही है, नेचुरली है। काश तब तक मेरा ज्ञान का एक लेवल इतना हो जाए कि जैसे जैसे मेरी चेतना मैच्योर हो, उतना उतना मेरी इनर ब्यूटी जाग जाए। मैं सिर्फ चेहरे से सुंदर ना देखूं, मेरी आत्मा इतनी खूबसूरत हो जाए कि जब मैं संसार से जाऊं, उम्र तो बढ़ती हो लेकिन मेरा कैरेक्टर भी उतना ही स्ट्रांग होता चला जाए। तो जब मैं जाऊं तो अपने पुण्य कर्म साथ लेकर जाऊंगा, कुछ शरीर को इस चौकटे को थोड़ी साथ लेके जाना है। तो कहने की बात है ना। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। सर अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कुछ लोगों का जो ऑरा होता है बहुत पावरफुल होता है। सामने से अगर हम किसी के सामने खड़े हैं, कोई मान हस्ती है या फिर कोई भी पर्सन XYZ, सामने से लगता है कितना तेज है इसके अंदर। ऐसा ही कुछ ऑरा जैसे अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनको लेके है, तो उनका ये व्यक्तित्व क्या उनके पास्ट लाइफ से कनेक्ट है? मोदी जी बहुत अच्छे लेवल के योगी रहे हैं, मतलब बहुत साधनाएं करी हैं इन्होंने, और पूर्व जन्मों की भी इनकी यात्रा इसी टाइप की रही है। बहुत ज़्यादा साधु स्वभाव का इनका वो है।
और परमात्मा ने इनको, और सच पूछे तो अनेक अनेक जो एंजल्स हैं इन सब की ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं। अच्छा। जो भी देश का भला चाहते थे ना, वो सब एंजल, वो सभी ऋषि मुनिगण जो भारत को एक स्वर्णिम युग में दोबारा देखना चाहते हैं, उन सब का आशीर्वाद साथ है। इनके साथ सबसे बड़ी खूबी क्या है? झुकना जानते हैं, समर्पण का भाव है। ये लीपापोती की बात नहीं करते, कोई कर रहे हैं ना तो दिल से कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में देखो आपने सेम चीज़, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, ना मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहता। मेरी कोई राहुल गांधी जी से नाराजगी नहीं है और मेरी मोदी जी से कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, बट लेकिन एज ए मैं कंपैरिजन करके देखता हूँ, वो क्षुद्र बातों पर अटके रहते हैं। राहुल जी, अगर मैं बात करूँ, वो छोटी सी, मतलब गिरी की छोटी छोटी बातों पर ये ऐसे बोल दिया, मौत का सौदागर, फलाना ढिमका, ऐसी बातें आप जब कमेंट करते हो ना, आप अपना कैरेक्टर दिखाते हो, यानी अपना कैरेक्टर लो करते हो। जबकि इनकी जो कैरेक्टर का जो लेवल है ना, बहुत गंभीर शांत वाला व्यक्तित्व है। ये इनका योग है, ये इनकी साधनाएं हैं जो उन्होंने करी हैं। इतना लंबे समय हिमालय में बिताया है, इतने सारे संतों का आशीर्वाद साथ में है, इतने सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग, पूर्वजों की ब्लेसिंग, और हम सब भारतवासियों की ब्लेसिंग उनके साथ है। और व्यक्ति जो स्वीकार करने वाले, झुकने वाले भाव में हो, तो क्यों नहीं उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा? जरूर होगा। एंड इज़ वेरी वेरी पावरफुल सोल। फिर अपना रूटीन भी इतना स्ट्रॉन्ग है ना, संघ में तपाया है अपने आप को, उन्होंने पूरा जीवन तपाया है। और मैं जानता हूँ उनके बारे में बहुत लोगों ने अनेक सी पॉजिटिव बातें ऐसी ऐसी कही कि भाई मैंने इस जैसा व्यक्ति देखा, मैंने खुद उनके ऑरा को जितना फील करके देखा, इज़ वेरी वेरी पावरफुल ऑरा, वेरी पावरफुल ऑरा। कुछ सामान्य सी बात नहीं, हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और बड़े युगों तक कोई चीज़ ऐसी इस प्रकार का लेवल पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। कितना जब तब संयम ध्यान किए होंगे तब जाके कोई व्यक्ति इस लेवल पर बैठता है। जो लोग कहने वाले ऐसे मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे करके कुछ भी बोल देते हैं, तुम्हें जन्म लग जाएंगे उस लेवल तक पहुँचते पहुँचते। मैं सिर्फ उनको एक कहना चाह रहा हूँ, समझना इस बात को, जन्म लग जाएंगे तुम्हें मोदी जी जैसा बनने में। तो इस जैसी हस्ती ऐसे रोज रोज नहीं आया करती हमारे यहाँ पर। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी हस्ती हमारे देश के को समय ड्राइव कर रही हैं। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया है कि गुरु की कृपा से आपने बैकुंठ धाम की यात्रा करी है, वहाँ पे आपने मतलब प्रेमानंद जी महाराज के व्यक्तित्व को पर्सनली समझा है। तो मैं पर्सनली प्रेमानंद जी महाराज को बहुत दिल से मानती हूँ, उनकी कही हुई बातों को भी सुनती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनका सत्संग हमेशा सुनती हूँ। ऑडियंस भी बहुत है ऐसी जो कि प्रेमानंद जी को फॉलो कर रही है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे सर, प्रेमानंद जी महाराज का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा हमें बताइए। देखो मैं एग्जैक्ट ये तो नहीं कहता कि मैं बैकुंठ धाम गया था, पर मेरे गुरुदेव ने मुझे बैकुंठ धाम के दर्शन जो है आंतरिक ध्यान के रूप में करवाए थे। तो उसमें मेरे एक्चुअली एक क्लाइंट ने आकर सवाल था, मैं उनकी पूरी थोड़ी सी बात बता देता हूँ। उन्होंने मेरे को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान श्री विष्णु जी से और माता लक्ष्मी से बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ, और कहीं ना कहीं मैंने उनकी मैंने पर्सनल सेवा की है। एक लेडी ने तो इतना कहा कि मैंने श्री जी की, मतलब राधा रानी की मैंने पर्सनल सेवा की है। उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके बिल्कुल, मतलब उनके चेहरे के हाव भाव तक मैं जानती हूँ कि वो ऐसे देख रही हैं, वो ऐसे मुस्कुरा रही हैं, ये मेरे बचपन से ऐसा है। तो हमें भी बड़ा आश्चर्य लगा। और जैसे मैंने उनके सामने जिक्र छेड़ा तो शी स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने बात ही छेड़ी कि मैंने कहा मतलब श्री जी की तो बात ही क्या है। मैंने वर्ड बोले और वो रोना शुरू। तो इतना ज़्यादा इमोशनल थे, वो भावुक थे। फिर मैंने जब उनको ट्रांस में ले जाकर उनका पास्ट देखा, वो दिखाया उनको, वो सीधे पास्ट वास्ट उन्होंने क्या देखना था सीधे कनेक्ट हुए वहाँ पर। कहते मैं अपने आप को बैकुंठ धाम में देख पा रही हूँ। उनके थ्रू हमने जो देखा नज़ारा, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वहाँ पर इतना दिव्यता है, एक अणु अणु में इतना प्रकाश है, जैसे रोम रोम वहाँ का प्रकाशवान है। मतलब उसके सामने धरती जैसे एक तुच्छ बिंदु की तरह दिखाई पड़ती है। मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि वहाँ के रोम रोम में इतना प्रकाश है। एक आत्मा इतनी उच्च लेवल की, इतनी हाई लेवल की है। और वहाँ जो उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं इस लेवल पर थी, वास्तव में उन्होंने अपना कुछ पास देखा और बताया कि मैं कभी श्री जी की निजी सेवा में हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने एक बात ये बोली कि मुझसे एक गलती हुई। गलती भी उन्होंने बताई। गलती उन्होंने बोली कि मैंने एक बार मतलब तालाब में स्नान करते हुए अपने आप को तालाब की परछाई देखी। हमें वहाँ पर आईना देखना अलाउड नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमें आईना देखना अलाउड नहीं था कि सुंदरता तो बस इनकी है, हमारी सुंदरता किस गिनती में आती है ना। लेकिन मैंने एक दिन आईने में खुद को देखा और अपनी तारीफ कर बैठी कि देखो मैं भी कितनी सुंदर हूँ, श्री जी तो श्री जी, लेकिन मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ। अब यहाँ से उनका पूरा का पूरा सिस्टम, उनको वार्निंग दी गई,
लेकिन बाद में वो उनको जब नहीं बात बनी तो उनको फिर इस धरती पर आना पड़ा कि तुम यहाँ आओ, दोबारा से लर्निंग लो और फिर आओ, अपने आप को फिर से तैयार करो। अब ये जो, लेकिन इनके साथ साथ जो उन्होंने वहाँ का नज़ारा बताया ना, उन्होंने बताया कि वहाँ पर अनेक संतों को मैंने देखा, और जब उन्होंने जिक्र किया प्रेमानंद जी महाराज जी का, तब वो हम लोग हिल गए थे पूरा सुन के। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वहाँ पर एक ऐसी दिव्य हस्ती वहाँ पर बैठी हुई है जो बिल्कुल प्रेमानंद जी महाराज जी का स्वरूप वहाँ पर एक बैठा हुआ है, एक स्वरूप यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, लेकिन वो जो स्वरूप है बिल्कुल श्री कृष्ण जी का स्वरूप है वो, और उनमें दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ श्री कृष्ण विराजमान है और वो कण कण में विराजमान है। वहाँ की प्रत्येक प्राणी के अंदर ऐसा लगता है उन्हीं की झलक है, और इनके अंदर विशेष रूप से ऐसा लगता है कि उन्हीं का स्वरूप मौजूद है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही मिराकुलस था ये सुनना। और साथ में उन्होंने शील प्रभुपाद जी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि शील प्रभुपाद जी जो हैं वो भी उन्हीं के एक महान आचार्य में से, संतों में से एक हैं, जो उन्हीं का स्वरूप लेकर इस धरती पर आए थे। वापिस अब वो वहीं पर विराजमान हैं और वहीं से सारे संसार को संचालित कर रहे हैं। और श्री विष्णु जी का एक ही रूप नहीं है, उन्होंने कहा जैसे अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, ये अनंत अनंत ब्रह्मांडों में, खाली एक ही कोई गोलोक धाम नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। और श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी के भी, उनके भी अनंत रूप हैं, वो भी अलग अलग धामों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में ऐसे विचरण करते रहते हैं। और उनको लगता है कि वो, हमें लगता है कि वो खाली हमारे लिए वो बने हैं, लेकिन वो सबके लिए हैं, कण कण में मौजूद है। और वो इतनी केयर है, इतनी करुणा है, इतना प्यार है, इतना प्रकाश है वहाँ पर। आप लोग क्या प्रेमानंद जी महाराज को समझते हैं, क्या फील करते हैं उनके लिए? वो इतनी महान हस्ती है, जैसे कि सर ने अभी बताया हमें कि उन्हें श्री कृष्ण जी का, श्री जी का ही एक रूप समझा जाता है। वो वहाँ पे, मतलब उनके साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं उस तरीके से, जैसे अभी आपने सुना। तो आपकी क्या राय प्रेमानंद जी महाराज के बारे में? आप उनके असूलों को कितना मानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे बोला जाता है कि हमारा जो ऑरा होता है उसके भी कुछ कलर होते हैं। वो कलर का क्या मतलब है? एक व्यक्ति भी पर्सनालिटी से कैसे हम मतलब बोल सकते हैं कि इसके ऑरा का कलर ऐसा है, ब्लू है, रेड है, ये कैसे डिफाइन होता है अगर हम यहाँ पे ऑरा की बात कर रहे हैं तो? देखो, एक बार मैं पहले तो वो जो पिछला प्रश्न था ना, मैं एक बार जस्ट लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इन जैसी महान हस्ती को भुला ना देना। मतलब मैं प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में रिस्पेक्टफुली बहुत कह रहा हूँ कि लोग उनका सम्मान करें अभी, मतलब जब तक इस धरती पर वो मौजूद हैं, विराजमान हैं, अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर सिर्फ कहानियाँ रह जाती हैं कि ऐसा था कि वैसा था। अभी जो हो सकता है अभी हो सकता है, अभी जीते जी उनकी महान ऊर्जा से कनेक्ट किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब आपका प्रश्न जो है कि जो ऑरा है उसके कलर्स क्या होते हैं। देखो, ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारे शरीर का एक ऐसा एनर्जी, जैसे परमात्मा ने जैसे एक फिजिकल बॉडी दिया है, ऐसे हमें 6 शरीर और दिए गए हैं। मतलब 6 शरीर हैं हमारे पास, ऐसा कह सकते हैं। आत्मा के ऊपर आवरण है, कवरिंग्स है, ठीक है। तो मोटे तौर पर इन्हें शीथ या कवरिंग कहा जाता है। कुछ विषय कोश भी कहते हैं, वैसे उसमें आनंदमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, कोश के रूप में भी मन को माना जाता है। तो और इसका मतलब है परतें हैं, इसके ऊपर लेयर्स हैं, अलग अलग तरह की लेयर्स हैं। अब जैसे एक व्यक्ति की जो आत्मा है वो बिल्कुल शुद्ध रूप है, साक्षी रूप है, वो एक दिए की लौ की तरह से है। अब उसके ऊपर भी लेयर्स हैं। अगर आप एक लौ को भी क्लियरली देखो ना, उसके ऊपर ऐसे मल्टीपल परतें बनी होती हैं। तो वो जो परतें हैं उसको हम ऑरा कह रहे हैं। हमारे साथ भी केवल इतना सा शरीर नहीं है जितना हमें दिख रहा है, इसके अंदर भी और इसके बाहर भी। तो मैं यहाँ तक फैला हूँ, मैं यहाँ तक फैला हूँ, मैं इसके बियॉन्ड भी फैला हूँ। ये ऑरा हमारा 4 से 6 फीट का हो सकता है आमतौर पर। एक अंदरूनी ओरा होता है हमारा जो लगभग 6 इंची का होता है, एक बाहरी ओरा होता है जो 5 से 6 फीट का होता है। इसे मापा भी जा सकता है। एक एल रोड आती है, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन एल रोड से इसे मापा जा सकता है कि व्यक्ति का ओरा कितने फीट का है। आमतौर पे हम अपने वृद्धाश्रम में जो लोग आते हैं उनको चेक करते हैं तो ओरा 3 फीट के आसपास, 4 फीट के आसपास का होता है। कुछ हस्तियाँ जो बहुत अच्छे मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं उनका ओरा 10 फीट का, 12 फीट का, 15 फीट का भी होता है। किसी का 50 फीट का भी ओरा होता है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी है, खुद को तपाया है, खुद को जगाया है, तो उनका ओरा फैलने लगता है, एक्सपेंड करने लगता है। तो जितना अब इस ओरा के अंदर मल्टीपल कलर्स भी होते हैं। ये कलर प्रतीक हैं, सिंबॉलिक हैं आपके डिफरेंट टाइप की, किस टाइप की एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ओरा में एक कलर होता है रेड कलर। अगर किसी के ऑरा में नॉर्मल रेड कलर मौजूद है
रेड कलर हमारे रूट चक्र का कलर होता है। रेड कलर हमें देता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, और रेड कलर हमें देता है ऊर्जा, पावर। अब कोई व्यक्ति ऊर्जा, अगर उसका रेड कलर उसमें डोमिनेटिंग है तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होगा, उसको देख के मतलब अच्छी ऊर्जा फील होगी। और किसी का डल रेड कलर है, डल मतलब डार्क रेड, मरून कलर, अगर मरून रेड हो जाएगा तो वो नेगेटिविटी का प्रतीक हो जाएगा कि मतलब इस व्यक्ति की एनर्जी बड़ी नेगेटिव सी है, डार्क सी, डल सी एनर्जी है, इसके पास जाने से आपको अपनी एनर्जी कमजोर होती हुई फील होगी। ऐसे ही एक और कलर ओरा के अंदर जो होता है, हमारे स्वादिष्टान चक्र के कलर से मिलता हुआ कलर होता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर या गेहुआ कलर जिसे हम कहते हैं, है ना, ये जो कलर है ये प्रतीक होता है त्याग का, वैराग्य का, प्रेम का, ये उस चीज़ का प्रतीक है। अब त्याग और वैराग्य वाला जो व्यक्ति होगा, इसके अंदर ये चीज़ डोमिनेटिंग है, तो ये व्यक्ति त्याग और वैराग्य से भरा हुआ है, इनकी सामान्य संसारी चीज़ों में रुचि नहीं है, इस बंदे का मतलब ये है। अब जिसका ऑरा में कलर ऐसा होगा, नहीं होगा तो उसका उल्टा भी हो सकता है, वो भोगी भी हो सकता है, बिल्कुल संसारी हो सकता है, तो इसका ऑपोजिट भी है। इसी प्रकार से किसी कलर की प्रेजेंट होना और किसी कलर का प्रेजेंट ना होना और किसी कलर का जरूरत से ज़्यादा होना, इस सब के अलग अलग अर्थ बनते हैं। इसी प्रकार जैसे पीला रंग है, अब ऑरा में येलो कलर है, इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत हाई है, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका ऑरा उस टाइप का है। इसी प्रकार से किसी का ग्रीन कलर डोमिनेटिंग है तो ये व्यक्ति एक हीलर है, इसके पास बैठने से आपको खुद ही एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी और आप हील होने शुरू हो जाएंगे। किसी व्यक्ति के ऑरा में ब्लू कलर है, ब्लू कलर आसमान का प्रतीक है। आसमान का मतलब सिंपल सा है कि इसकी एनर्जी, इसका ज्ञान जो है वास्ट है, तो ब्लू कलर इसका। और जैसा आपका कलर होगा ना, वैसे आपके कपड़े भी ऑलमोस्ट आपको वैसे फेवरेट हो जाएंगे। अच्छा। जो जिस चीज़ से आपका जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा ना, वही आपके जीवन में आपको फील होगा कि इस कलर से अगर आपको लगा हुआ है, इसका मतलब आप इस टाइप की पर्सनैलिटी हैं। ये भी कनेक्टिविटी है आपस में, क्योंकि मन जो अंदर है वही चीज़ आपको बाहर भी अच्छी लगती है। ये बहुत कनेक्टेड कोई बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत लोगों के कलर फेवरेट होते हैं, राइट, तो उनको नहीं पता होगा कि हमारे जो ऑरा के कलर से भी कनेक्टेड है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ब्लू कलर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है इन जनरल, तो ब्लू कलर जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ब्लू कलर जो है वो ओपननेस का प्रतीक है। मतलब व्यक्ति क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है अपने माइंड से, और ये ओपन है तो ये चीज़ों को, नई नई चीज़ों को लगातार अपडेट करता रहेगा, सुधरता जाएगा, ज्ञान में बढ़ाता जाएगा। ऐसी अलग अलग हीलर का कलर है, ग्रीन कलर होता है। अब हीलिंग, हम लोग हीलर हैं तो ग्रीन कलर हमारे उसमें, तो नेचर के साथ हमारी कनेक्टिविटी, ग्रीन कलर वैसे बहुत पसंद है इन जनरल। प्लस ग्रीन कलर हीलिंग का कलर है, तो वो नेचर के साथ कनेक्टिविटी भी और दूसरों को देने का भाव भी पैदा होता है, सेवा का भाव पैदा होता है। ऐसे पिंक कलर होता है, पिंक कलर जो है वो बेबी पिंक कलर जिसे हम कहते हैं, वो नॉर्मली बहुत एक लविंग सा, प्यार सा, क्यूट सा, उस टाइप का कलर होता है। हाँ, सबका अपना अपना, जिसका जैसा नेचर। अब ये ऑरा भी आपका समय समय पर बदलता रहता है। अच्छा। समय के हिसाब से अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं, गुस्से वाले हैं, तो आपका ऑरा का कलर चेंज होकर उस समय रेडिश हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं, खुश हैं किसी बात से, तो आपके ऑरा में येलो कलर बढ़ जाएगा। अच्छा। तो ऐसे तो कुछ चीज़ें टेम्परेरी भी होती है, लेकिन मेन आपका जो डे टू डे लाइफ का जो आपका कैरेक्टर है, उसके बेस पे आपका ऑरा वैसा बन जाता है। तो अपने ऑरा पर थोड़ी मेहनत हम सबको करनी चाहिए। जब आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो ऑरा एक्सपेंड होता है। सबसे पावरफुल मंत्रों में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या आपके गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र हो सकता है। जो भी मंत्र आपको दिया जाए ना, जैसे आप उसकी चैंटिंग करते हैं तो वो ऑरा एक्सपेंड करता है। मैंने अपने गुरुदेव का मंत्र, मेरे गुरुदेव श्री परमहंस महाराज जी, मैं उनका ओम श्री परमहंसाय नमः ये मंत्र हम जाप करते हैं। इससे मतलब मैंने इसका प्रभाव देखा है, इस मंत्र के जाप से ऑरा एक्सपेंड होता है, क्योंकि हमें तो पता लगता है एग्जैक्टली कितना ऑरा है। हम हाथों से भी माप सकते हैं किसी का ऑरा। अच्छा। थोड़ा सा मतलब भाव रखें तो उसका ऑरा कितने फीट का है ये पता लगाया जा सकता है। इवन ऑरा के कलर भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी है इसकी। ओके सर, मैं यहाँ पे लास्ट में एक लाइव करूँगी आपके लिए, अपने ऑरा का कलर और अपनी एनर्जी सर से मैं आज पूछूंगी। आप प्लीज़ देखिएगा जरूर लास्ट तक, हम लाइव करने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करें विराट कोहली जी की, नो डाउट वो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे पर्सन है। अभी देखा गया वो प्रेमानंद जी महाराज से भी मिलने गए थे, बहुत स्पिरिचुअल है मतलब। तो ये उनकी जो लाइफ है अभी की, क्या पहले भी मतलब ऐसे ही थे, क्या थे पहले वो? मतलब मैंने इनकी एक जन्म पहले देखा था, क्योंकि किसी ने मुझसे सेम सवाल एक पहले पॉडकास्ट में किया था। मैंने देखा कि ये उस समय में
मतलब एक स्कॉलर थे, एक ज्ञानी, विज्ञान जिसको बोलते हैं हम आज के टाइम में ज्ञानी बोलते हैं, अच्छा। है ना, जो लोग बहुत बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, और ज्ञान भी दर्शन शास्त्र वाला, यानी कि फिलोसफी वाला, है ना, जिसको हम फिलोसोफर बोलते हैं ना, इस टाइप के फिलोसोफर रह चुके हैं। इनका एक जन्म हुआ था 11वीं शताब्दी में, उसके बाद इनका एक जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ, जो हमने देखा। अच्छा। उस जन्म में ये एक राजा थे, राजस्थान की में एक कोई जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उस समय एक राजा थे, और उस समय ये बहुत अपने एरिया में दान के लिए बहुत फेमस थे। अच्छा। दान बड़ा करते थे लोगों को, गरीबों को। कोई इनके साधु यहाँ से खाली नहीं जाता था, कोई व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर आए उसकी हमेशा सुनी जाती थी। अच्छा। तो वो जो पुण्य इकट्ठा होता ना, वो उनको यशस्वी भव, यशस्वी भव, ये जो आशीर्वाद होता है ना, ये वो यशस्वी भव, ये काउंट करता है। उसके बाद फिर एक चीज मैंने उसी लाइफ टाइम में इनकी देखी, ये खेलों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। अच्छा। मतलब अपने यहाँ बढ़ावा देते हुए बहुत को करते थे। जैसे खेल कंपटीशन रखवा दी, और लोगों को जेन्युइन खेल भावना का लोगों में संचार करना, जेन्युइनली। तो उस समय क्रिकेट विकेट तो नहीं थी, लेकिन जो भी खेल उस समय खेले जाते थे, पहलवानी का, कुश्ती वुश्ती इस टाइप की जो ज़्यादा होती थी, तो वो सब भी हमने देखा कि उस चीज़ों को ये जेन्युइनली बहुत बढ़ावा देते थे। अच्छा। और लोग इन्हें इस बात के लिए बहुत पसंद करते, मतलब एक अच्छे खासे लेवल के अपने एरिया में बहुत पॉपुलर थे। तो प्रकृति ने वही सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इस जीवन में, ये कॉम्बिनेशन है इन सारी चीज़ों का। अच्छा। तो एक तरफ वो सारे पुण्य कर्म जो कर रखे थे वो सामने आए, तो उनको पॉपुलर बना दिया। एक तरफ वो जो ब्लेसिंग्स मिली हुई थी, साथ में ज्ञान भी है वो पिछले जन्मों का। वो संस्कार कभी खत्म थोड़ी होते हैं, वो ऐड होते चले जाते हैं, शुभ भी और अशुभ भी। रावण का देख लो, जैसे मतलब ज्ञान ध्यान सारे उल्टे सीधे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव चीज़ों का जोड़ है ना हम सब। तो इनका भी ऐसा ही देखो कि पॉजिटिव शुभ चीज़ें कितनी सारी हैं। तो वो ही चीज़ इनको डोमिनेटिंग जो है इनके दिमाग में रहती है। अंतर में ये बहुत सॉफ्ट है, जितना मैं इनको जानता हूँ इनके ऑरा से, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सेंसिटिव है। बहुत छोटी छोटी बातों को ये एकदम से मतलब दिल पे फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। एंड ही इज़ वेरी गुड मैनेजर, चीज़ों को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में। फिर पुण्य कर्मों का प्रताप यही तो है ना, जब आपने शुभ कर्म कर रखे हैं, जब आपने बढ़ावा दिया, खेल भावना को बढ़ावा दिया। आज प्रकृति ने आपको खेल क्रिकेट जगत में आप एक गॉड की तरह से, मतलब आपको टॉप पोजीशन पे बैठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो अंबानी जी हैं वो आज इस पोजीशन पे हैं, सब लोग, बच्चे छोटे से लेके बच्चा तक उसको पहचानता है। उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि अंबानी के घर में पैदा नहीं हुआ है जो हर चीज़ के लिए बोलता है, थोड़ा अपनी लिमिट में रहो। तो बच्चे से लेके सब उन्हें जानते हैं। ऐसे उनके क्या कर्म रहे थे कि वो आज इस पोजीशन पे हैं? मैंने एक पॉडकास्ट के दौरान किसी ने पूछा था, तो मैंने इनके कर्म पता लगाए थे। एंजल्स के द्वारा पॉसिबल होता है, हम किसी के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ भी हमने इनके बारे में जब पूछा तो मुझे एक सीन दिखाया गया, और वो सीन इनके अब से कुछ 10 जन्म पहले का एक सीन था, जिसमें बताया गया था कि ये बहुत गरीब थे किसी समय में। इतने गरीब कि मतलब जीवन में एक खाने तक का भी इनके पास सिस्टम नहीं था। फिर एक ये जो उस समय में जैसे खेत बोए जाते थे कि तो खेतों में अनाज काटने के बाद, फसल काटने के बाद जो दाने नीचे गिर जाते थे ना, ये उसको इकट्ठा करके कई दिनों से भूखे थे, तो यही किसी से मांग के इन्होंने पूछा कि भाई थोड़ा सा ये दाने ले लूं। तो किसान ने इनको हाँ कर दी, और ये सारे दाने इकट्ठे कर रहे थे। तो पूरा दिन इन्होंने दाने इकट्ठे किए, शाम तक कुछ इतना अनाज हो गया कि जिससे ये कुछ मतलब खा सकें। तो फिर वहाँ जाके इन्होंने उसका आटा लेके और वो रोटी बना रहे थे। तो कुल पूरे दिन की मेहनत, खुद कई दिनों से भूखे थे और पूरे दिन की मेहनत करके कुल 3 रोटी इनकी बनी। 3 रोटी बनी। वो खाने जब जा रहे थे तो उस समय में एक भिखारी आ गया जो कि कोढ़ी था। उन्हें कोढ़ था। उसने कहा कि आप तो फिर भी कहीं ना कहीं से इंतजाम करोगे, मुझे कोई नहीं देता, क्योंकि कोढ़ी को रिजेक्ट कर दिया जाता था पहले। इन्होंने करुणावश प्रेमवश वो तीनों, पहले 1 रोटी दी उनको। उसने कहा कि मुझे तो भूख बहुत लगी है, तो दूसरी और तीसरी सब रोटी दे डाली। तो उस समय मुझे प्रकृति की तरफ से ये मैसेज आया कि देखो ये जो व्यक्ति है, इस समय इसके पास क्या था, कुल प्रॉपर्टी इसकी 3 रोटी थी। मतलब कई इतने दिनों से खुद भूखा है, कुल प्रॉपर्टी सिर्फ 3 रोटी हैं। उस 3 रोटी में से भी तीनों की तीनों इसने इसको दान में कर दी। इस बात से प्रकृति इतनी प्रसन्न है, मतलब नेचर, परमात्मा के जो एंजल्स हैं वो इतने प्रसन्न है कि समझो इसकी परीक्षा थी और ये पास हुआ है, और अगर ये पास हुआ है तो अब इसके ऊपर ब्लेसिंग भरपूर दे। अगले बार इनको राजा बना के भेजा गया।
ही वाज द किंग। बिल्कुल। और उसके बाद से फिर उन्होंने उस जन्म में भी इतने पुण्य किए, वो शुभ कर्म जुड़ते चले गए। नाउ अब आप देख रहे हो अभी भी वो काइंड ऑफ किंग ही हैं, और इससे ज़्यादा क्या हो। फिर उनके परिवार के बाकी लोग भी जिन्होंने 7 पुण्य किए, वो उन्हीं के पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, और ये सब मिल के आए, क्योंकि पुण्य कर्मों में सहयोग करने वाले भी तो पुण्य, इसीलिए तो पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए तो परिवार के बच्चों का, बेटों का, बेटियों का रोल कितना बड़ा होता है। मतलब ये व्यक्ति खुद तो कर ही रहा है, लेकिन परिवार सहयोग भी तो कर रहा है ना। वो सब भी उतना ही सुख भोग रहे हैं जितना वो भोग रहे हैं, है ना। तो ये उसी चीज़ का रिजल्ट है। तो बेहतरीन है अपने आप में जो कर रहे हैं, जो भी आज किसी भी अच्छे लेवल पर बैठा है ना, इस सबकी मेहनत है। तो किसी से ईर्ष्या करना, या किसी, कोई लोग बोलते हैं अंबानी क्या है तो पाप की कमाई खा रहा है, ऐसे मैंने वो तो सुना है। बिल्कुल। भाई तुम क्या किसी के बारे में बोल सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी औकात है उनके लेवल की? एक बार अच्छे से अपने आप को इवेल्युएट करके देखना चाहिए कि हम किस लेवल पर हैं। एक व्यक्ति जो किसी भी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, किसी भी लेवल पर बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी लेवल का फेम आज हासिल किए हुए, उसने कुछ तो किया होगा, कुछ तो शुभ कर्म किए होंगे। हम कर्मों पर क्यों नहीं जाते? फलाने स्टार इसके फेवरेट हैं, या ऐसे स्टार ने ऐसे ऐसे, शनि का वो है या शुक्र का प्रभाव है। शुक्र या शनि या इवन ग्रह भी क्या कर लेंगे अगर आपके कर्म खराब होंगे तो। और आपके कर्म अच्छे हैं तो सारे ग्रह भी ऑटोमेटिकली फेवर करने हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा ना आपके कर्म सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आप क्या कर रहे हो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थोड़ी सी हम लोग प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे अभी जो अपने लास्ट के मंथ जो रहे हैं, उन्होंने इतनी तबाही, इतना भूकंप, इस सारी चीज़ें लोगों को मतलब झकझोर के रख दिया है। आए दिन कोई ना कोई हम लोग ट्रेजिडी सुन रहे हैं। तो नेक्स्ट जो अपने 6 मंथ है दिसंबर तक, उसमें अपने देश के लिए मतलब ऐसा ही सिचुएशन रहने वाला है, या कुछ दिन अच्छे आने वाले हैं? मतलब क्या सिचुएशन एग्जैक्टली रहने वाली है? देखो, ये जो पूरा का पूरा जो दशक चल रहा है ना, 2020 से लेकर 2030 तक का, ये पूरा दशक बहुत ज़्यादा चेंज ओवर का टाइम है। इसको हम युग परिवर्तन का समय कह रहे हैं। ज़्यादातर जो ज्योतिष या जो हम जैसे एंजेलिक प्रेडिक्शन करने वाले लोग हैं ना, हम इसे युग परिवर्तन का एक समय कह रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी पृथ्वी की कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। जब जब ऐसा समय आता है, काइंड ऑफ प्रलय और सृजन एक साथ घटित होता है। तो प्रलय हो रही है कई जगह पर, प्रलय जैसी एग्जैक्ट प्रलय नहीं हो रही, मतलब वो परिपूर्ण प्रलय नहीं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंशिक रूप से पार्शियली एक प्रलय जैसी स्थिति आती है कई जगह पर। और अभी भी जैसे जब ये प्लेन क्रैश हुआ, या फिर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, या फिर इस तरह के माहौल बाहर भी थोड़ा थोड़ी है क्या? ये जो गल्फ कंट्रीज़ में जो लड़ाई हमेशा चलती ही रहती है, आप देखो ना, कॉन्स्टेंटली इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, रोज सुनने में आता है। फिर इतने सारे प्लेन क्रैश हो रहे हैं। अभी यूएस में बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग बह गए। चाइना पूरा फ्लडेड है बुरी तरह से, वो तो न्यूज़ में दिखा नहीं रहे, लेकिन चाइना इतनी बुरी तरह से फ्लडेड है। हमने उत्तराखंड के बारे में भविष्यवाणी की थी, रुद्रप्रयाग के बारे में भी बोला था मैंने 2024 के एंड में हमने ये कहा था। आप हमारे वीडियोस को अभी भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने क्लियरली बोला था भाई ये 2025 का पूरा साल ये मंगल का साल है, और मंगल सेनापति होता है। मंगल जो है वो एक तरीके से सारे नेगेटिव चीज़ों को सामने निकाल कर लाएगा। तो सेना प्रेवलेंट होगी, मतलब डोमिनेटिंग रहेगी। तो सेना का मतलब ओवरऑल जहाँ पर, चाहे वो घरेलू लड़ाई हो, चाहे वो बाहर की कंट्री से लड़ाई हो, या घर के अंदर भी लड़ाई हो, परिवारों के बीच में भी झगड़े हो रहे हैं। बहुत परिवारों के बीच में परिवार टूट रहे हैं आपस में, है ना। देखो पत्नी, लेडीज, कितने सारे पतियों के मरने की खबर या हत्या की खबरें कितनी ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है ना। कोई छोटी बातें नहीं है ना। तो ये सारी, ये भी तो हो रहा है ना। साथ में अब आपने कहा प्रेडिक्शंस के बारे में, देखो मैंने अभी जुलाई में तक मैंने बोला, जुलाई तो ये महीना पूरा मैंने एक प्रेडिक्शन में डाला था, जिसमें मैंने बोला था कि मतलब इस बार की बारिश सबको रुलाएगी। उसका प्रेडिक्शन का टाइटल ये था। और सच में आप देख रहे हो ना कितना, कहाँ नहीं हो रही बारिश से, कहाँ तबाही नहीं हो रही है। रुद्रप्रयाग का भी सुना ही है, वहाँ पर, यहाँ मंडी एरिया में, हिमाचल में देख लो, इधर गुजरात साइड में देख लो, कितना बुरी तरह से बाढ़ आई हुई है। पहाड़ी एरियो के लिए तो ये वाला साल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। तो जितने भी यहाँ पर, और ख़ासतौर पे आसाम साइड में, वहाँ पर भी बहुत केयरफुल रहें लोग। और ये यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, अभी भी हो रहा है और हो रहा है, होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करें, बचा के रखें। और साथ में विशेष रूप से देखो, जो व्यक्ति भी
महामृत्युंजय का जाप कर रहा है ना, वो सेफ है, सुरक्षित है। ये अपने इष्ट भगवान जहाँ भी आप कनेक्टेड हो उनके प्रति आप जुड़े पड़े हो तो कहीं ना कहीं आपकी रक्षा हो रही है, वरना काल का चक्र तो सबके लिए चल ही रहा है। तो ये जो साल खास तौर पे जुलाई का महीना तो इसी के लिए है। अगस्त के महीने में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमें दिख रहा है, एक्सपेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो दिख रहा है मतलब थोड़ी राजनीति में कुछ हलचल हो दिखाई दे रही है, खास तौर पे महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। हमने पहले भी बोला कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, इस एरिया में इनकी राजनीति में कुछ हलचल दिखाई दे रही है, वहाँ की गवर्नमेंट के कुछ चेंज होने के चांसेस दिख रहे हैं। खास तौर पे महाराष्ट्र में तो राजनीतिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सितंबर में जो हमें दिखाई दे रहा है, सितंबर का महीना में अभी मतलब ये जहाँ इन सारे राज्यों में पानी का जोर रहेगा, खास तौर पे जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है और मध्य प्रदेश का वाला एरिया ना, यहाँ पर सूखा का जोर रहेगा, मतलब सूखा रहेगा और किसान आंदोलन जोर पकड़ सकता है, ऐसा हमें दिख रहा है। कुछ प्रेडिक्शन कुछ चीज़ ऐसे दिख रही हैं उस एरिया में कि वहाँ सूखा जोर मार सकता है। सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में हमें जो दिख रहा है खास तौर पे, एक रेल दुर्घटना के बारे में हमें बार बार प्रेडिक्शन आ रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे ही एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना का ऐसा संभावना दिख रही है। भगवान ना करे सत्य हो, पर ऐसा दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है वो हम बता रहे हैं। और ये घटना कर्नाटक में या आंध्र में उस एरिया में होती हुई नज़र आ रही है कुछ ऐसा, और काफ़ी बड़ी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। ये अक्टूबर के किसी आसपास के एरिया के टाइम की बात हो सकती है। नवंबर के टाइम पीरियड में कुछ स्टैम्पिड जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी मंदिर में बड़ी गैदरिंग के साथ कोई दुर्घटना होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो लोग थोड़ा केयरफुल होके करें, मतलब हमारे यहाँ ना ध्यान ही रखा जाता श्रद्धा के नाम पर या अंधश्रद्धा के नाम पर कभी कभी, तो वो हमें दिख रहा है नवंबर के महीने में। और दिसंबर के महीने में विशेष रूप से शेयर मार्केट का गंदे वाला क्रैश दिखाई पड़ रहा है, मतलब 20% तक जो है शेयर मार्केट टूटेगी पूरी तरह से। अभी भी जो ये ट्रम्प ने इतना ज़्यादा ये तमाशा कर रखा है टैरिफ वाला, ये टैरिफ ये खुद भी डूबने वाला है और सबको डुबाने वाला है। इतनी गंदी फ्लक्चुएशन कर रखी है मार्केट के अंदर, कोई प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं है, कल को क्या जाने वाली है चीज़ें कुछ पता नहीं। अभी टैरिफ लगा रहा हूँ, अभी नहीं लगा रहा, अभी लगा रहा हूँ, अभी नहीं लगा रहा, खुद कन्फ्यूज़ है और सारी दुनिया को कन्फ्यूज़ कर रखा है। एक स्टेटमेंट उसकी सारी कंपनीज को कैसे अप डाउन कर देती है। तो ये भाई इकोनॉमिक डाउनफॉल ये के बारे में ये है, ये सत्य है। डी डॉलराइजेशन के बारे में हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि डॉलर की वैल्यू खत्म होती चली जाएगी और धीरे धीरे लोग लोकल करेंसी में व्यापार करने लगे। ये प्रेडिक्शन मैंने अक्टूबर में 2024 में की थी। और डी डॉलराइजेशन का भी आप देखो कितना प्रेमिनेंट हो रहा है जब से जब से ये ब्रिक्स जो कंट्रीज़ का ये सम्मेलन हुआ है, तब से ब्रिक्स की नई करेंसी लॉन्च करने की बात चल रही है। चाहे अभी आए नहीं है, लेकिन ट्रम्प के कान खड़े हो गए हैं, बुरी तरह से ये चल रहा है और ये होगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इंडिया भारत का ये गोल्डन टाइम चलेगा अब ये। हालांकि अभी संघर्ष रहेगा, अभी आज सब कुछ नहीं हो कि हम चौधरी बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम टॉप पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बेस्ट चीज़ हो रही है। हालांकि अभी बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, बहुत चीज़ें खराब होंगी, लेकिन वास्तव में इंडिया विल बी जिसको हम लीड पोजीशन कहते हैं ना कहीं धर्म का जो कंट्रोलर है ना, आज लोगों को कहीं अगर होप बची है, किसी को अमेरिका से कोई होप नहीं है कि सब जानते हैं अमेरिका कितना धोखेबाज है और सब जानते हैं चाइना की क्या कंडीशन है, कैसे कर्ज के जाल में फंसा देता है। कहीं ना कहीं लोगों को इंडिया से होप है, एक कि आध्यात्मिक धर्म गुरु के रूप में लोग देख पा रहे हैं। तो ये होता हुआ दिख रहा है। यानी आगे होने वाले 3 से 4 साल के अंदर हमें, मतलब हमारे देश को, हमारे भारत देश को, हमारे सनातन धर्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है ये तो। सर अभी जैसे आपने बोला अमेरिका के बारे में, अमेरिका जैसे हर जगह अपनी टांग अड़ाता है, चाहे कहीं युद्ध हो रहा हो, चाहे कुछ भी केस हो, जैसे अभी जी पहलगाम का जो ऑपरेशन सिंदूर और जो इजराइल और इराक का जो भी अभी चल रहा है सारी सिचुएशन, उसमें हर जगह उसे नाक अड़ानी है, कहीं अपने हथियार बेचने, कहीं उसको अपना नेम और फेम चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है, अभी जैसे सबको ही दिख रहा है, आपने जैसे बताया ये उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी अब नहीं रही है, क्या आगे भी इसकी सिचुएशन ठीक होने के कुछ चांस थे या फिर और नीचे जाने के? नहीं, अमेरिका की हालत तो खराब होती हुई दिख रही है। देखो ये है मंगल का साल और ये अब कर्म दंड, अब अगला साल अगर मैं 2026 की बात करूं, कर्म फल दंड 6 और 2 8, फिर से अगर वैसे देखा जाए ना 6 और 2 8, और फिर अगर जाए फिर से वापस से वो साल आ रहा है, यानी कि शनि का।
तो जब बात डोमिनेट करेगी ना ओवरऑल, अब ये कर्म फल का दंड मिलने का समय है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इसने बढ़ावा दे ना, मेक इंडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके मागा ग्रुप है उनका, हाँ। वो मागा इन्हीं के अगेंस्ट हो जाएगा। अभी देखना आप, बहुत अच्छा। मागा इन्हीं के अगेंस्ट हो जाएगा, जिसको इसने खुद खड़ा किया है ना, इसके सारे समर्थक इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। हरकतें कितनी उल्टी सीधी हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि ही इज अंडर कंट्रोल ऑफ सम नेगेटिव पावर, ही इज नॉट अंडर द सेंसेस। की कोई बंदा ऐसे मिनटों में बात अपनी कैसे पलट सकता है सर, कभी और कोई इतना बेवकूफ़ी कैसे हो सकता है? तुम 1 मिनट में अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दे दो, अभी मैंने लड़ाई रुकवाई, आप कह रहे हैं मैंने नहीं रुकवाई, अभी रुकवाई, फिर इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हो? ही इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल डेफिनेटली। और ये इनके जो इसने जीवन भर पिछले 150 सालों में जितने भी दुनिया में कहीं पर भी कुछ कांड हुए हैं, कुछ नुकसान हुए हैं, कोई युद्ध हुए हैं ना, इसने सिर्फ अपने हथियार बेचने के लिए सारा पंगा किया है। आज प्रकृति इसका हिसाब करेगी। अब इसके यही है कलेक्टिव कर्मा, जो मैंने उस समय बोल रहा था ना, मैंने ये कलेक्टिव कर्मा है, ये कलेक्टिव कर्म का प्रभाव है। अब सोचिए, जब एक देश का राष्ट्रपति ऐसी हरकतें कर रहा है और उसी से वो देश कमा रहा है और वही की वहां की जनता उसी अन्न को खा रही है, तो वो पैसा अल्टीमेटली सबका कर्म बन रहा है ना। एक राजा का कर्म सबका कर्म बन रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं। और आप ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हो, तो आपके ऊपर भी, मैंने की वहां के अमेरिकन के ऊपर भी दोष लग रहा है कि तुम चुन क्यों किसे रहे हो। और अब आप देखना, मैं आज ये डिक्लेयर कर रहा हूँ इस चैनल पे आपके थ्रू, ये सामने बोल रहा हूँ, अमेरिका USA विल नो मोर बी USA। ये यू खत्म हो जाएगा इसमें से, इट विल ब्रोकन इनटू पीसेस। आप खुद देखना, इस समय अब गवाह है, आज तुरंत नहीं होगा, ये होगा 3 से 4 साल के अंदर, मतलब 2027, 28, 29 तक जाते जाते अमेरिका के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, अभी ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, खाली अमेरिका रहेगा। मतलब USA जो कह रहा है ना 50 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, दैट 50 स्टेट्स विल नो मोर बी देयर। अभी आप देखोगे केवल अमेरिका रहेगा और उसमें से अनेक स्टेट्स अलग होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे देखना, अगले 3-4 सालों में सब देखेंगे इसको, ब्रेक होता हुआ फील होगा ये, क्योंकि इसने लोगों के घर तोड़े हैं, इसने लोगों को कंट्रीज को आपस में तोड़ने में कितना रुलाया है लोगों को, है ना। पूरे वर्ल्ड की बद्दुआएं एक साथ लगी हैं, अब इनके रोने का समय है। इसलिए मैं अपने NRIs के लिए एक बार दोबारा अनाउंस कर रहा हूँ कि भाइयों देख लो, आने वाला समय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, एक समय बाद धकेल दिए जाओगे वहां से। अभी घर वापसी कर लो, इंडिया में अपनी जगह बना लो, जमीन बना लो, फ्लैट बना लो, जो आप कर सकते हो इंडिया में अपना साधन बैकअप रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप अभी छोड़ के भाग आओ, लेकिन अपना बैकअप इंडिया में तैयार रखो। कभी भी तुम्हारे लिए सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि किसी को भी कह सकता है यहाँ से जाओ, निकल लो यहाँ से, अपना अपना घर जाओ, कुछ भी कह सकता है ये। ही कैन बी मैड। और ये यूनाइटेड स्टेट का ये आखिरी प्रेसिडेंट है, ये बता रहा हूँ आपको मैं, यूनाइटेड का आखिर। इसके बाद यूनाइटेड नहीं रहने वाला। अगला कोई प्रेसिडेंट अगर आएगा ना, वो यूनाइटेड का नहीं होगा, वो अमेरिका का होगा, वो अलग अलग कंट्रीज का होगा। आपका क्या कहना है अमेरिका के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इतने सारे सिचुएशन उसने क्रिएट करी है, इतने सारे लोगों को रुलाया है, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया है। उसके ऊपर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आपको कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं वो समझ में आए कि नहीं आए, अब इन सबसे बच के रहिएगा, डिफरेंट रहिएगा सबसे। जैसे लोग भविष्य मलिका की बात करते हैं, उसमें जैसे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अपना पद छोड़ देंगे, तो हमारी इंडिया का, जैसे अभी हमने अमेरिका की बात करी कि यूनाइटेड स्टेट नहीं रहेगा, ओनली अमेरिका रहेगा, ऐसे ही हमारी इंडिया का जो पॉलिटिक्स है उसकी क्या सिचुएशन रहने वाली है आगे? इंडिया के बारे में जो हमें दिखाई पड़ता है, देखो वैसे तो हम अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी बने रहें, पर जो दिख रहा है, क्योंकि एक समय के बाद इनकी एज का प्रेशर सामने आने लगेगा, क्योंकि 75 होने वाली है एज, तो ये प्रेशर बहुत जल्दी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा कि अब इनको अपना लेवल छोड़ देना चाहिए। और संघ की भी जोर रहेगा, वहाँ पे भी आएगा, क्योंकि मोहन भागवत जी ने भी इसी टाइप का बयान दिया है। तो अभी तुरंत तो नहीं लिखता, लेकिन 2026 में हमें ऐसा लग रहा है कि ये अपना पद छोड़कर ये चले जाएंगे, और फिर शायद ही किसी को दोबारा दिखाई देंगे, क्योंकि ये जाएंगे हिमालय में। अभी तक तो हमें लग रहा है बाद में इनकी मूर्तियों की पूजाएं होया करेंगी। आज अभी लोग पहचान नहीं पा रहे हैं अभी इनको, लेकिन बाद में मूर्तियां पूजी जाएंगी इनकी कि ये ऐसे थे, वैसे थे, ऐसा था, वैसा था। तो लेकिन ये आगे जो दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब बीजेपी चली जाएगी। बीजेपी नहीं जाती दिख रही है अभी दूर दूर तक भी। जहाँ तक भी हमें नज़र आ रहा है आगे योगी जी का पूरा
चांस है इस बात के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब लगभग आप इसको 90 से 100% ही मान सकते हैं कि ऐसा दिख रहा है कि ही विल बी गोइंग टू बी देयर, और तभी वो संभाल पाएंगे। और आगे आने वाला जो युद्ध होना है भविष्य मालिका में 19 कंट्रीज मिलकर हमारे भारत पर अटैक करेंगे, जिसमें चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं, ये भी लिखा हुआ है उसमें। मुस्लिम देश के साथ मिलकर हमारे पर अटैक करेंगे और उसमें भारत सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, और उस समय चाइना के टुकड़े होंगे। अच्छी बात है। उस समय चाइना के टुकड़े होंगे। चाइना विल बी ब्रोकन इनटू 5 पीसेस, पाकिस्तान विल आल्सो ब्रोकन इनटू 5 to 6 पीसेस। ये वो दिखाई पड़ रहा है, और पीओके हमारा होगा। ये अगले 3 साल के अंदर अंदर आप सुनने में आओगे कि ऐसा दिखाई देगा। बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया का भविष्य वैसे तो बहुत सेफ है। एक चीज की जो सबसे ज्यादा दिक्कत हम सबको होने वाली है वो है धर्म और मजहब का झगड़ा। हमारे देश की सबसे बड़ी मुसीबत वो है, वो भी किसी को उस पर ध्यान नहीं जा रहा। अभी हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता, मेरा किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं आखिर में झगड़ा जो बचेगा ना, केवल यही बचने वाला है बस। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर है। अभी जो आगे समय दिखाई देगा, और पूरा का पूरा यूरोप भविष्य मालिका के हिसाब से 2045 तक पूरा का पूरा यूरोप जो है ये सब मुस्लिम हो जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। सर मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी, जैसे ये धर्म जाति ये कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा, या ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मतलब एक कलयुग का युग चल रहा है? देखो ये इसके बारे में समझ की बात है। एक छोटे लेवल का व्यक्ति, जितना ज्ञान का लेवल हमारा कम है ना, छोटा मैं इसको कह रहा हूँ, जिसका ज्ञान की समझ का लेवल कम है, एक ज्ञान जिसका कम है ना, वो व्यक्ति झगड़ा नहीं करेगा तो क्या करेगा? बिल्कुल करेगा ना। ज्ञान की समझ नहीं है उसको, वो अपने आप कितने भी आप देखो, एक व्यक्ति घर छोड़ के संत बन जाता है, वहां जाके भी एक आश्रम बना लेगा, वहां भी गुटबाजी होनी शुरू हो जाएगी। बड़े से बड़े किसी भी मठ को जाके अंदर से थोड़ा झांक के देखो, आपको हर जगह वो इंसान की टेंडेंसी ऐसी है। जब तक इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा ये मौजूद है, प्रॉब्लम तो अंदर है ना, वही चीज बाहर दिखाई पड़ती है। अब उसका अहंकार है तो सत्ता मांगेगा, भाई मैं पावरफुल हूं, चाहे वो कहीं चला जाए। तो घर में है तो यहाँ पे भी एक तरीके से सत्ता की बात कर रहा है, बाहर जा रहा है संत बन रहा है, वो तब भी तो ये नहीं खत्म होने वाला। ये किसी ना किसी रूप में डोमिनेट करने की ये टेंडेंसी बनी रहेगी, और इन लोगों की तो बहुत ज़्यादा है। मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, टॉपिक ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है विस्तारवाद की, सबको अपने उसमें कन्वर्ट कर लो। और जब आप कन्वर्ट करने की बात करो तो बहुत भारी कर्मा बनता है। छोड़ेगी नहीं प्रकृति, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। समय आने पर सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा। वही कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बिल्कुल। आज सुबह भी मैंने सुना कि वो रास्ते में, कावड़ वालों के रास्ते पे जो है ना, जो कांच बिछा रखा था। क्या चाहते हो आप? सोच के देखो, तुम्हारा धर्म और बाकी सब पागल। नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर ऐसा करोगे छोड़ेंगे नहीं, तुम दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाओगे, खुद के घर तुम्हारे सुरक्षित रह जाएंगे, उजड़ जाओगे, विनष्ट हो जाओगे, कोई बचाने वाला तक नहीं होगा। अगर बात सुनना ही चाहते हो तो ऐसा ही होता है। प्रकृति किसी की सगी नहीं है, वहाँ नियम चलता है केवल कर्म का। जो जैसा कर रहा है उसका भुगतान वैसा ही होगा। सबको खुद कौन सा सुखी है तो दूसरों को दुखी कर रहा है, वो दुख अपने लिए बीज बो रहा है, वो दुखी होगा ही होगा। बट ये है कि हमें सुरक्षित रहना है, हमने अपने सनातन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम यूनाइटेड हैं तो हम जीते हैं। यूनाइटेड सनातन के ये उत्थान का समय है, और सनातन का उदय होगा। और अगर योगी जी गद्दी पर बैठ गए और सब मिलके प्रार्थना करें उनके लिए, क्योंकि रुकावटें, उनका भी कुछ सामान्य जीवन नहीं रहने वाला, भयंकर वाला, खतरनाक जीवन आने वाला, भयंकर वाला। और एक समय ऐसा भी आ सकता है जहाँ पूरे देश में मिलिट्री शासन लगेगा, ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है। इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए कभी पावर यूज़ करनी पड़ेगी इतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ घर की ही चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो जाएंगी। घर की प्रॉब्लम बाहर से कम है, बाहर की लड़ाई तो हम जीत लेंगे। वो जो 19 कंट्री वाली बात करते हैं उसके विजेता भारत ही होगा, लेकिन घर की लड़ाई हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। यहाँ जो रक्तपात होगा वो जो दिखता है ना, तो वो डरावना दिखता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब शुभ हो, और भगवान हमारे देश का, हमारे सनातन का, भारत माता का सदा कल्याण करे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। महादेव कृपा करें, हमारी सभी इष्ट गुरु भगवान कृपा करें। लेकिन जो दिख रहा है वो बड़ा खराब दिख रहा है चीज़ें आते हुए, ये प्रैक्टिकल बात है।
आप लोगों को अगर अपना ऑरा का कलर चेक कराना है, सर से पर्सनली कोई भी कंसल्टेशन लेना है, तो हमने सर की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आप वहाँ से सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का चैनल पे विजिट करिए। सर ने बहुत सारा वीडियोस बना के डाला हुआ है जो कि आपकी लाइफ को बिना कुछ पैसे दिए चेंज कर देगा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सा पार्ट इस पॉडकास्ट का अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। एंड संजीव मलिक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा टाइम दिया, इतनी सारी मतलब रहस्यमयी बातों को इतना सिंपली तरीके से आपने समझा दिया मुझे भी, प्लस जो ऑडियंस अभी तक हमारे चैनल पे रही है, देख रही है इस पॉडकास्ट को। तो आप बताइए नेक्स्ट गेस्ट हम किसे लेके आए, किस टॉपिक पे बात करें, और इस एपिसोड के जो शॉर्ट रील है वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है प्लस इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।